इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये लेंदी है, तो ध्यान से सुनेंगे आप सब लोग। और अगर कोई स्टेप आपको समझ नहीं आता तो पूछ लेना, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये मैंने क्वेश्चन दिखाया है आपको कि इस तरह से क्वेश्चन आता है। 3 ग्रुप दिए होते हैं, जैसे यहाँ पर दे रखा है ये वाला क्वेश्चन, ये एनोवा है और इसमें साथ में आपको क्रिटिकल वैल्यू भी दी जाती है, ठीक है। ये जो है क्वेश्चन मैंने इसलिए शेयर किया है कि आपको समझ आ जाए कि किस तरह से आता है। 3 ग्रुप जो होते हैं उन वैल्यूज को सिंपली, बहुत सिंपली किया है मैंने, ध्यान से देखेंगे कि ये वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी जाती है, ये सारी वैल्यूज क्वेश्चन में दी जाती है। एनोवा का क्वेश्चन जो है, तो ये जो मैंने, ये जो ग्रुप में 3 वैल्यू दी हुई है, 3 ग्रुप यहाँ पे हैं और तीनों ग्रुप को एक साथ हम टेबल बनाते हैं। सबसे पहले ये तो जो मैंने रेड कलर से जो मैंने मार्क किया है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसके बाद जो ये वाला कॉलम है, ये हमने बनाया है, जो वैल्यू दी है उनका स्क्वायर करना है। अगर आप लोग ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर इन वैल्यूज पर ध्यान दें, यहाँ x1 लिखा हुआ है और उसके आगे x1 का स्क्वायर लिखा हुआ है, यानी जो ग्रुप की वैल्यू है सिंपली उनका स्क्वायर कर देना है। इसी तरह x2 ग्रुप और फिर x2 की वैल्यूज का स्क्वायर, x3 ग्रुप और x3 की वैल्यूज का स्क्वायर, सिंपली स्क्वायर किया है। 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 1 1 जा 1, सिंपली स्क्वायर किया है। आफ्टर दैट अगला काम क्या होता है, ये जब आपका टेबल बन जाएगा, एक तो सिंपली इनका सम निकालो, ये निकल गया हमारा समेशन x1। समेशन x1 का मतलब x1 की जितनी भी वैल्यूज हैं उन सबको सिंपली ऐड कर देना है। इस ग्रुप की सारी वैल्यूज ऐड हो गई। उसके बाद अब गलती कहाँ होती है, अक्सर बच्चे गलती कहाँ करते हैं, वो ये वैल्यू निकालने के बाद ये सोचते हैं कि ये वैल्यू तो निकल गई, 21 आ गया। अब हमारे पास समेशन x1 है और हमें निकालना है समेशन x1 स्क्वायर। तो बच्चे क्या करते हैं कि ये 21 इंटू 21 कर देते हैं। ऐसे नहीं करना है, ये गलत है। हमें क्या करना है, जो वैल्यूज, जो आपने स्क्वायर वाली जो वैल्यू हमने दी है, ये वाली, इनका टोटल करना है, तो ये वैल्यू आएगी। ये जितने भी ग्रुप्स हैं इन सब का टोटल करना है, इधर का भी, इधर इधर और इधर सबका टोटल निकालना है। ये सबका टोटल आ गया। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? नहीं मैम। पहले दी हुई वैल्यूज का स्क्वायर किया और फिर सबका वर्टिकली टोटल निकाल दिया है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। अभी यहाँ पे नल हाइपोथेसिस में मैंने जो लिखा हुआ है ना, सबसे इजी नल हाइपोथेसिस होता है। यहाँ पे μ1 इज इक्वल टू μ2 इज इक्वल टू μ3 लिख दिया। कुछ भी दे रखा है आप हमेशा यही लिख सकते हैं और ये ठीक होता है, इसलिए मैंने सबसे सिंपल लिखा है। कुछ और याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये लिखना है। अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज मेंशन करना भूल गई हूँ, यहाँ पे इसके साथ साथ अल्फा इज इक्वल टू 0.05 लिखना है, ठीक है। अब यहां तक का मैंने आपको समझा दिया कि टोटल करना है सबको, N1, N2 और N3। ये क्या होते हैं ये मैंने लिखा हुआ है, ये 9 वैल्यूज है, तो सारे इक्वल हैं। उसके बाद μ1 म्यू क्या है, ये मीन है। मीन कैसे निकलता है, जो टोटल आया है 21 उसको 9 से डिवाइड करेंगे, फर्स्ट ग्रुप के टोटल का, और इस ग्रुप का जो टोटल है कितना है 11, उसको 9 से डिवाइड करेंगे, और इस वाले ग्रुप का टोटल कितना आया है 28, तो 28/9 ये मीन निकला है, सबका मीन निकाल दिया है। ये सिर्फ किस लिए निकाला है हमने, इनका यूज नहीं होगा, आगे कहीं भी इनका यूज नहीं करना।
सिर्फ किस लिए किया है कि यहाँ पर जो हमने लिखा है नल हाइपोथेसिस में हमने ये कहा है ना कि तीनों के मीन में कोई डिफरेंस नहीं है, तो इसलिए मीन निकालना है, इसका यूज कहीं नहीं होता, सिर्फ यहीं तक होता है। और कैपिटल एन की वैल्यू ऐसे निकलती है। ठीक है, अब देखो, अब मेन काम शुरू हुआ है आपका। सबसे पहले आपको करेक्शन टर्म निकालनी है। करेक्शन टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या है? ये फॉर्मूला है। आप इतना याद रखो कि जो आपने ये टोटल निकाले हैं ना, ये सारे यूज होंगे। जितने भी टोटल निकाले हैं सबका यूज होगा। तो सबसे पहले जो आपने निकाला था, सबसे पहले टोटल आपने निकाला था 21, जो सिंपल वैल्यू दे रखी थी। नेक्स्ट में टोटल आपका निकला था 11 और उससे नेक्स्ट में टोटल निकला था 28। तो इन तीनों को सम करना है और उसका स्क्वायर करना है। इन तीनों का सम करने पर 80 आता है। 80 इंटू 80 360 100 अपॉन 27। कैपिटल एन यानी तीनों वैल्यू, तीनों ग्रुप्स का जो टोटल है नंबर्स का, उससे डिवाइड करके ये हमारी करेक्शन टर्म निकल गई। ये बार बार करके रट्टा मारना पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है कि पहले क्या करना है। करेक्शन टर्म निकल गई। अब सेकंड स्टेप हमारा आ जाता है। करेक्शन टर्म तक कोई कंफ्यूजन? मैम एक मिनट। हाँ बोलो। आ रही हूँ। n इज इक्वल टू n1 प्लस n2 n3, ये 27, ये कहाँ से निकला? मेन नहीं आएगा तो वो है ये देखो, इसका टोटल ये रहा। n1 की वैल्यू कितनी है? 9। n2 की वैल्यू भी 9 है। अरे ये देखो ना, ये 9 वैल्यू है, यहाँ भी ठीक है, 9 वैल्यू है। ये जितने वेरिएबल्स हैं हमारे पास उन सबको हमने प्लस कर दिया। हाँ जी। ओके। और ये और लिखना, बोलो। ये जरूरी है ना लिखना? हाँ जी बिल्कुल। ठीक है। करेक्शन टर्म सबको समझ आ गया? अगर कंफ्यूजन है तो बोलें, क्योंकि इसके आगे आप समझ नहीं पाओगे। अगर आपको ये समझ नहीं आया तो बोलिए प्लीज। जो सेकंड स्टेप है, इसमें हमें टोटल सम ऑफ स्क्वायर ये हम करेंगे। टोटल सम को ऐसे लिखते हैं ST, और इसके ऊपर स्क्वायर लिखना है। इसका फार्मूला ये वाला है। इसके फार्मूले में समेशन कैपिटल X स्क्वायर लिखा हुआ है। यानी कि अब क्या करना है, ये जो स्क्वायर वाली वैल्यूज निकली थी ना, x1 का स्क्वायर आपके पास 51 आया हुआ है, x2 का स्क्वायर 15 आया है और x3 का स्क्वायर 104 आया है। इन तीनों वैल्यूज को ऐड करके इनमें से जो करेक्शन टर्म आपने कैलकुलेट की थी उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो आपको अपना ST स्क्वायर मिल जाएगा। ये 2 पेजेस हैं। तो फर्स्ट पेज पे मैंने आपको कहा था कि जो आप टोटल करते हैं वो सारे यूज करने हैं। तो सबसे पहले आपने करेक्शन टर्म में देखो, ध्यान से देखेंगे सब, ये वैल्यू फर्स्ट, ये सेकंड वैल्यू और ये करेक्शन टर्म में यूज कर लिया आपने। अब कौन सी वैल्यू बची? ये वाली। तो ये वाली किस में आएंगी? ST स्क्वायर में। ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, कंफ्यूजन हो तो याद रखना, जो पहले टोटल किया वो पहले यूज होगा और जो बाद में टोटल आए हैं स्क्वायर वाले वो सेकंड स्टेप में यूज होंगे। इज इट ओके? ये देखो 21, 11 और 28 ये करेक्शन टर्म में यूज हुए हैं। ठीक है। ये देखो 21, 11 और 28। ओके। और ST स्क्वायर का जो है, ये जो मैंने ये लिखा है X स्क्वायर, ये किसके इक्वल है? ये कैपिटल X लिखा है मैंने। ये तीन जो वैल्यूज हैं इस तरह से, प्लस समेशन x2 स्क्वायर प्लस समेशन x3 स्क्वायर, इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा।
जो मैंने किया हुआ है। ओके ओके ठीक है। ध्यान से देखो, st स्क्वायर की वैल्यू में मैंने क्या क्या ऐड किया है? मैंने 51 प्लस 15 प्लस 104 को लिया है। राइट। जो स्क्वायर के टोटल आए थे उनको आपस में ऐड किया है मैंने, और उसमें से जो करेक्शन टर्म कैलकुलेट की थी उसको माइनस किया है। ठीक है। अब मैं सेकंड पेज शेयर कर रही हूँ, पर सेकंड पेज पर फर्स्ट पेज की वैल्यू यूज होंगी। कौन कौन सी होंगी? ये वाली, ये 21, 11 और 28, ये तीनों वैल्यू नेक्स्ट पेज पे यूज होंगी। अगर आप कॉपी पेन लेके बैठे हो तो इन वैल्यूज को लिख लो ताकि आपको समझ आ जाए। अभी मैं नेक्स्ट पेज शेयर कर रही हूँ। सेकंड स्टेप तक मैंने आपको समझा दिया है। अब स्टेप 3 देखो। अब हमें सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन ग्रुप्स, ध्यान से देखेंगे, बिटवीन ग्रुप्स। बिटवीन ग्रुप का मतलब क्या होता है कि आप जो है, आपके पास 3 ग्रुप है। एक है ग्रुप 1, एक है ग्रुप 2 और एक है ग्रुप 3। आप इन ग्रुप्स को आपस में कंपेयर कर रहे हो, इसको कहते हैं बिटवीन ग्रुप्स। तो ग्रुप्स को आपस में कंपेयर करने के लिए बिटवीन ग्रुप के लिए फॉर्मूला होता है SB। यहाँ B का मतलब बिटवीन, और स्क्वायर तो हर जगह लिखना है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला आपके पास है आपका, ये देखें, यहाँ पर समेशन x1, एक तो लिखा है समेशन x1 स्क्वायर, और एक जगह लिखा है समेशन x1 और उस पूरे का स्क्वायर। इन दोनों में डिफरेंस होता है। समेशन x1 स्क्वायर का यूज आपने ST निकालने के लिए किया था पिछले पेज पर, यानी पहले, इसका मतलब है आपने पहले स्क्वायर निकाल के फिर ऐड किया, और ये जो वैल्यू है इसका मतलब है पहले आपने सम निकाला और फिर उसका स्क्वायर किया। तो यहाँ पर मैंने जो लिखा हुआ है ध्यान से देखें, x1 के ऊपर स्क्वायर लिखा हुआ है, तो वैल्यू कितनी थी? 21। स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 21 इंटू 21, 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं। और नेक्स्ट वैल्यू थी 11, 11 इंटू 11 और 28 इंटू 28, और N1, N2 और N3 तीनों की वैल्यू 9 9 थी। और उसमें से फिर करेक्शन टर्म को माइनस कर दिया है, जो हमने पिछले पेज पर 133.33 कैलकुलेट की थी। तो इस तरह से मेरा SB स्क्वायर निकल गया, यानी कि सम ऑफ स्क्वायर्स बिटवीन ग्रुप्स। थर्ड स्टेप क्लियर है? यस। ठीक है जी, बाकी प्रैक्टिस से आएगा। अब स्टेप 4 में हमें सम ऑफ स्क्वायर विद इन ग्रुप्स निकालना है। विद इन ग्रुप के लिए ऊपर W लिखा है, और ये सिंपल है, जो टोटल निकाला था उसमें से बिटवीन वाली वैल्यू को माइनस कर दो। टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स पिछले पेज पर आपने 36.67 निकाला था, उसमें से जो अभी कैलकुलेट किया है 16.22 बिटवीन द ग्रुप्स वाला, उसको माइनस कर दिया। तो ये विद इन ग्रुप का मतलब होता है हर ग्रुप के अपने ही अंदर कंपैरिजन। ये सबसे इजी है, इसमें कोई ऐसा आपको कैलकुलेशन नहीं करनी। जो दो स्टेप 2 की वैल्यू आई थी और स्टेप 3 की जो वैल्यू आई है उनको सब्ट्रैक्ट करना है। क्लियर? समझ आ गया सबको? यस मैडम, समझ में आ गया। अब स्टेप 5 जो है, इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है। तो ST जो टोटल है उसमें N-1 करते हैं। नीलम मैम एक मिनट सुनो। हाँ जी बोलो। इतने सारे स्टेप्स याद कैसे होंगे 9वां में? भाई ये तो आपको एक पेपर पे लिखना पड़ेगा, पेपर पे लिखना पड़ेगा और बार बार याद करना पड़ेगा। ये मैंने पहले ही बताया था, एनोवा काफी लेंथी है, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी, ये मैं गारंटी लेती हूँ। हाँ, स्टेप्स याद करने पड़ेंगे, कैलकुलेशन भी इजी है इसका, कोई सब्ट्रैक्शन नहीं है, कुछ नहीं है, बस सीधे सीधे स्क्वायर किए हैं और फिर टोटल निकाल लिया है। अब याद तो भाई करना पड़ेगा।
और पेपर एनालाइज किए तो मैंने देखा 2019 में जो पेपर आया था जून में, उसमें एनोवा पूछा ही नहीं था। अच्छा अच्छा, तो हम कुछ कह नहीं सकते क्या आएगा और क्या नहीं आएगा, क्योंकि 19 का पेपर जो है पिछले 10 साल से बिल्कुल सेपरेट बना था, बिल्कुल अलग पेपर है। जो पहले कभी नहीं पूछे वो 19 के पेपर्स में पूछे हुए हैं। अब हम डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल रहे हैं, तो एस टी स्क्वायर की वैल्यू n-1, एस बी स्क्वायर का k-1, के क्या है कि 3 ग्रुप है ना आपके, तो k जो होता है वो नंबर ऑफ ग्रुप्स लिखते हैं, जितने ग्रुप हैं। 3 ही ग्रुप थे हमारे, तो 3-1। और एस डब्ल्यू सबसे आसान है n-k। ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम मैं पहले भी जब मैंने क्लास ली थी तब भी मैंने एक बार समझाया था, फर्स्ट वीडियो में भी शायद। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, आप ये लगा लो हम 5 लोग हैं, हम पांचों लोग मिलकर कोई डोनेशन देना चाहते हैं, और मान लो हम कह रहे हैं कि भाई हम मैक्सिमम जो है 1000 रुपीज का डोनेशन देंगे। तो 5 में से 4 लोगों ने तो अपनी अपनी इच्छा से दे दिया, 4 लोगों के पास फ्रीडम था। लेकिन जो 5वां था उसको जितना कम रहेगा उतना मिला के उसको 1000 बनाना ही पड़ेगा। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम टोटल जितने होते हैं ना उसमें से एक माइनस करके निकलती है। यहाँ पर टोटल एंट्रीज 27 थी, तो 26 के पास डिग्री ऑफ फ्रीडम है, एक के पास नहीं है। ग्रुप 3 थे, तो 3 ग्रुप्स का अगर कंपैरिजन है तो 2 ग्रुप्स के पास डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, एक के पास नहीं होगा। इज दैट क्लियर? यस। बोलने में बड़ा टाइम लगाते हैं आप लोग, ठीक है। अब स्टेप 6 देखो, कैलकुलेशन ऑफ एफ रेशो। ये जो टेबल है, ये मैंने टेबल नहीं, मैंने लाइन नहीं खींची हुई है। यहाँ पे ऐसे करके टेबल बनती है, ये यहाँ पे ऐसे लाइन ऐसे बनाते हैं, ये हौच पौच हो जाएगा। ऐसे करके इसको नहीं मैम, टेबल बनाते, ऐसे टेबल बनाते हैं इसको, ये टेबल बनानी होती है, ठीक है। मैंने ऐसे ही लिख दिया है। तो टेबल का फर्स्ट जो कॉलम है उसमें लिखा है सोर्स ऑफ वेरिएंस। सोर्स ऑफ वेरिएंस हमारे पास दो ही है, बिटवीन ग्रुप्स और विद इन ग्रुप्स। ऑर्डर में ही लिखेंगे, पहले बिटवीन निकाला था तो पहले बिटवीन लिखा, फिर विद इन निकाला था तो फिर विद इन लिखा। और सम ऑफ स्क्वायर जो जो वैल्यू आपने कैलकुलेट की है, बिटवीन ग्रुप्स की ये रही आपकी 16.22 और विद इन ग्रुप्स की ये रही आपकी 20.45। उसके बाद इन्हीं दोनों की डिग्री ऑफ फ्रीडम, बिटवीन ग्रुप की ये निकाल रखी है आपने 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, और विद इन ग्रुप की ये रही आपकी 24, लिख दी। अब मीन स्क्वायर वेरिएंस में क्या करना है आपने, इस वाले स्टेप में यहाँ पर ये जो 16.22 है इसको 2 से डिवाइड करना है, और 20.45 को 24 से डिवाइड करना है। तो ये दो वैल्यूज आपके पास आ जाएंगी। और एफ रेशो होती है इन वैल्यूज को आपस में डिवाइड करना। जो ऊपर वाली वैल्यू है 8.11 उसको नीचे वाली वैल्यू 0.85 से डिवाइड करेंगे, तो ये हमारी वैल्यू आ गई एफ रेशो की। अब ये लास्ट स्टेप है, स्टेप 6। समझ आ गया सबको? मैम एक मिनट। हाँ जी बोलिए हेमंत जी। मैम ये जो टर्म ऑफ ये लास्ट की जो है आपकी, इसमें मैम जो बिटवीन ग्रुप्स का जो अभी आएगा सबमिशन करने के बाद, डिवाइड करने के बाद, उसको विद इन ग्रुप से डिवाइड करना है। हाँ जी। पहले 16.22 को आपने 2 से डिवाइड किया, उसके बाद 20.45 को 24 से डिवाइड किया, और जो दो वैल्यू आई उनको आपस में डिवाइड किया, तब एफ की वैल्यू निकलेगी।
टेबल में जो वैल्यूज निकली हैं उनको आपस में डिवाइड करना है, तब f की वैल्यू निकलेगी। यहाँ हमारा काम कैलकुलेशन का खत्म हो गया। अब ये काम है स्टेप 7 इंटरप्रिटेशन। इसमें ये जो वैल्यू मैंने लिखी है 19.45, ये क्वेश्चन में लिख कर दी होती है हमें, ये मैंने कहीं से देखकर नहीं लिखी, ये मैंने सबसे पहले आपके साथ क्वेश्चन ही शेयर किया था और ग्रुप पे शेयर भी कर रखा है। ये क्रिटिकल वैल्यू हमें दी होती है। तो अगर हमारी जो हमने कैलकुलेट किया है एफ वैल्यू की, ये क्रिटिकल वैल्यू से अगर कम होता है तो हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हैं। कब करते हैं हम एक्सेप्ट? अगर अच्छा क्लास ओवर होने वाली है, ठीक है, ये हमारा हो अगर गया। ज्यादा होगी तो हम एक्सेप्ट करेंगे, अगर कम होगी तो हम रिजेक्ट करेंगे। नहीं सर, कम होगी तो हम एक्सेप्ट करेंगे। ये देखिए मेरी वैल्यू जो मैंने कैलकुलेट की है वो 9.54 आई है, तो हम इसे रिजेक्ट नहीं कर सकते। ओके ओके, हम इसे एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करेंगे। हाँ जी बिल्कुल। और मैन विटनी में इसका अपोजिट था। ये क्यों था मैं ये भी बता देती हूँ। मैन विटनी एक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट था, जबकि एनोवा एक पैरामेट्रिक टेस्ट है। पैरामेट्रिक टेस्ट का रूल होता है सिंपल सा कि आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू अगर टेबल वैल्यू से कम आई तो आप नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करोगे। और यही चीज नॉन पैरामेट्रिक जो होता है उसमें क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करता है, फिक्स नहीं होता। लेकिन पैरामेट्रिक में फिक्स है कि अगर मेरी कैलकुलेटेड वैल्यू क्रिटिकल से कम आ गई तो मैं एक्सेप्ट करूंगी और ज्यादा आ गई तो मैं रिजेक्ट करूंगी। इसमें आप ये वाला याद कर सकते हो। देखो मैंने आपको एनपीसी भी पढ़ाया था ना इस तरह से, जिसमें हमने आपको ये बताया था कि ये यहाँ पर जो वैल्यूज आएंगी ये वाली, ये क्रिटिकल वैल्यू यहाँ पर होती है। ठीक है, क्रिटिकल वैल्यू यहाँ पर है। अगर मेरी वैल्यू इससे भी बड़ी आती है तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। देख रहे हैं, यहाँ पर 0 होती है, यहाँ से 0 होता मीन, तो यहाँ पर 0 है, ये क्रिटिकल वैल्यू है। अगर ये वैल्यू ये 19 क्रिटिकल है, यहाँ पे ये लिख लो कि 19.45 है। अगर मेरी वैल्यू यहाँ पे 20 आ जाती तो मैं क्रिटिकल वैल्यू के बाहर चली जाती, मैं रिजेक्शन जोन में चली जाती ना। देखो ये जो अंदर वाली जोन है ना आपकी, ये वाली, ये ग्रीन वाली, ये एक्सेप्टेंस की जोन है। आप इस एरिया में रहोगे तो एक्सेप्ट होगे, लेकिन यहां से बाहर चले गए या इधर से बाहर चले गए तो आप रिजेक्ट हो जाओगे। और ये क्रिटिकल वैल्यू उसने दे रखी है 19.45। तो अगर तो मेरी आ गई, मैं रिजेक्शन जोन में चली जाऊंगी और मुझे रिजेक्ट करना पड़ेगा। पर मेरी वैल्यू जो मैंने कैलकुलेट की है वो इससे कम आई है, यानी मैं एक्सेप्टेंस जोन में हूँ, यानी अब मैं अपने नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करूंगी। ओके जी, मुझे पता है बहुत सौ को सर के ऊपर से जा रहा होगा। अगर आपने एनपीसी नहीं पढ़ा है, उत्कर्ष एक बार जो सबसे पहला वीडियो हमने बनाया था ना सबसे पहली क्लास का, वो फिर से शेयर कर देना। उसमें मैंने एनपीसी बहुत अच्छे से पूरा समझाया हुआ है। ठीक है गाइस, तो मेरी तरफ से अब मैं स्टैट्स आपको करा चुकी हूँ।